नमस्कार मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, ठीक है, और कितना अपन को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आपको कि जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है वो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वाला और एक होता है साइकोलॉजिकल वाला। ठीक है, जो मैकेनिकल वाला एस्पेक्ट होता है उसको WM से रिप्रेजेंट करते हैं। जो WM इक्वस्ट होता है NL²/2R। ठीक है, वो होता है ऑफ ट्रैकिंग की वजह से, और ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है, रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस रियर व्हील का। ठीक है, व्हीकल में जो व्हील बेस होता है उसमें जो रियर वाले व्हील्स होते हैं उसकी रिजिडिटी होती है। ठीक है, उसकी वजह से। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल वाला। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिकल होता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट या आस्पेक्ट कह सकते हो ड्राइवर का। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है, और उसका जो वैल्यू होता है वो रहता है V²/9.5√R। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद में अपन देखें कि मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग, क्या कौन से मेथड से अपन एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो विथ ट्रांजेक्शन कर्व इंक्रीज द विड्थ एट एन अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म रेट अलोंग द ट्रांजेक्शन कर्व, द एक्स्ट्रा विड्थ शुड बी कंटिन्यूड ओवर द फुल लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा विड्थ होती है वो जो पूरा सर्कुलर कर्व होता है उसमें तो फुल होनी चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीज कैसे करेंगे, जैसे ही ट्रांजेक्शन कर्व शुरू होता है वहाँ से इसको शुरू करेंगे और ग्रेजुअल रेट से बढ़ाते हुए जब सर्कुलर कर्व स्टार्ट होगा वहाँ तक इसको फुल प्रोवाइड कर देंगे। थ्रू आउट द सर्कुलर कर्व की जो लेंथ है उसमें वो फुल रहेगा और उसके बाद में वापस से घटना शुरू हो जाएगा एक यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, कि जब सर्कुलर कर्व्स होते हैं तो देखिए स्ट्रेट अलाइनमेंट से आपको सर्कुलर अलाइनमेंट देना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, आप अचानक से प्रोवाइड नहीं कर सकते, अचानक से प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अनकम्फर्ट हो सकता है, डिसकम्फर्ट हो सकता है ड्राइवर को प्लस पैसेंजर को। ठीक है, हो सकता है गाड़ी टोपल भी कर जाए क्योंकि उसको अचानक से स्टीयरिंग मोड़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके साथ साथ में जब अपन सुपर एलिवेशन देते हैं उसका भी अकोमोडेशन उसमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन कर्व होता है ये क्या करता है, सर्कुलर पोर्शन व स्ट्रेट पोर्शन को मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो विदाउट ट्रांजिशन कर्व्स प्रोवाइड 2/3 वाइडनिंग ऑन टेंजेंट एंड द रिमेनिंग 1/3 ऑन द सर्कुलर कर्व बियॉन्ड द टेंजेंट पॉइंट। अगर ट्रांजेक्शन कर्व्स नहीं हो तो कैसे करना है, प्रोवाइड 2/3 वाइडनिंग ऑन द टेंजेंट एंड द रिमेनिंग 1/3 ऑन द सर्कुलर कर्व बियॉन्ड द टेंजेंट पॉइंट। तो जो टेंजेंट पॉइंट होता है अगर सर्कुलर ट्रांजेक्शन कर्व नहीं हो उसमें, ठीक है, इनकेस अगर ट्रांजेक्शन कर्व नहीं हो तो जो 2/3 वाइडनिंग होती है ना, जैसे मान लो आपको 100 देना है तो उसका 100 का 2/3 कितना हो गया, लगभग 66। ठीक है, तो 2/3 पोर्शन होता है वो आपको टेंजेंट पॉइंट से पहले और 1/3 जो रिमेनिंग का पोर्शन है वो टेंजेंट पॉइंट के बाद में अपन को प्रोवाइड करवाना होता है। विथ ट्रांजेक्शन कर्व्स वाइडनिंग इज जनरली अप्लाइड, विथ ट्रांजेक्शन कर्व वाइडनिंग इज जनरली अप्लाइड इक्वली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैरियज वे। ठीक है, देखिए ये इसका एक एस्पेक्ट अलग होता है, लेकिन आपको इसको यही समझिए कि ट्रांजेक्शन कर्व के साथ में जो वाइडनिंग होती है ना वो बोथ साइड में इक्वली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है कि नहीं, जैसे आउटसाइड ऑफ द कर्व और इनसाइड द कर्व इक्वल अमाउंट में, जैसे मतलब 100 करना है तो 50 इधर और 50 उधर प्रोवाइड करवाना होता है। विदाउट ट्रांजेक्शन कर्व द एंटायर वाइडनिंग शुड बी डन ऑन इनर साइड। अगर ट्रांजेक्शन कर्व नहीं है, ट्रांजेक्शन कर्व नहीं है तो जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगी वो इनर साइड में प्रोवाइड की जाती है पूरी। जैसे 100 mm का अगर या 100 सेंटीमीटर का अपन को एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना है तो वो इनर साइड में ही होगा अगर ट्रांजेक्शन कर्व नहीं है। तो अगर ट्रांजेक्शन कर्व है तो इक्वली बोथ साइड अपन को उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ऑन शार्प कर्व्स ऑफ हिल रोड्स द एंटायर वाइडनिंग शुड बी डन ऑन इनर साइड। अगर हिली एरियाज में जो रोड बनी हुई है तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, जो कर्व्स होते हैं वो शार्प होते हैं। ठीक है, उनका रेडियस बहुत कम होता है, तो इस केस में क्या होगा, जो टोटल वाइडनिंग है वो इनर साइड में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इनर साइड में कब कब देते हैं, अगर ट्रांजेक्शन कर्व नहीं है तब, या फिर कोई शार्प कर्व है तब। ठीक है, और अगर ट्रांजेक्शन कर्व है तो फिर उस केस में दोनों साइड में प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका कुछ डायग्राम है। ठीक है,
तो देखिए अगर ट्रांजेक्शन कर्व दे रखा होगा तो देखिए ये जो टेंजेंट पॉइंट होता है यहाँ से तो 2/3 और उसके बाद में पूरा का पूरा ये एक सर्कुलर कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। उससे पहले जो ट्रांजेक्शन कर्व है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर्व में अपन क्या करते हैं, ग्रेजुअली उसको बढ़ाते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक जाते जाते फुल अकोमोडेट हो गया। उसके बाद में जो ये एस है, जो इस एस मतलब एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये पूरा का पूरा अपन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। चलो देखिए ये कुछ टिपिकल सा डायग्राम है। ये देखिए हिली एरियाज होता है वहाँ पे ऐसे ही कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं। कारण ये है कि जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपके पास में स्पेस नहीं रहता सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करने का, ठीक है। उसको क्या होता है, जैसे कहते हैं सर्प जैसे जैसे चलता है सांप, वैसी रोड बनती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो कर्व्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है वो इनर साइड में पूरी की पूरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ पेमेंट ऑफ विड्थ 7 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 250 mm if the longest wheelbase of vehicle expected on the road is 7.0 meter, design speed is 70 kmph। तो देखिए इसके लिए आपके पास डाटा चाहिए होता है। अगर मान लीजिए मैं टोटल वाइडनिंग की बात करता हूँ तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल। मैकेनिकल वाला फॉर्मूला था NL² प्लस B²/9.5 √r, ठीक है। मैं एक बार आपको पीछे ले चलता हूँ, फॉर्मूलाज वापस रिवाइज हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज थे इसमें था, मैं थोड़ा गलत बोल रहा था, मैं V आएगा V² की जगह। तो जो फॉर्मूला था वो हो जाएगा NL² प्लस V/9.5 √r। देखिए इसमें जो L है वो व्हील बेस लेंथ है, ठीक है। R हो गया रेडियस ऑफ द कर्व मीटर में, ये सब मीटर में। V आएगा वो kmph में डिजाइन स्पीड है, ठीक है। तो जो V का वैल्यू लेंगे अपन kmph में लेंगे, डिजाइन में 9.5 √r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन को यूज करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा NL² प्लस V/9.5 रूट में R। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए पेमेंट विड्थ हो जाएगा वो है 7 मीटर का। तो नंबर ऑफ द लेंस कितने हो गए इसमें, 2, क्योंकि जो n होता है वहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ द लेंस, और जो 7 मीटर का विड्थ होता है वो 2 लेन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो n=2, L का वैल्यू जाएगा 7, R का वैल्यू जाएगा 250। तो यहाँ से आ जाएगा मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है। उसके बाद में V अगर 70 kmph रखेंगे, 9.5 √r मतलब 250, ठीक है। तो ऐसे अपने पास टोटल इसकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ जाएगी। उसके बाद में था एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द 2 लेन रोड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ अ न्यू नेशनल हाईवे। अब 2 लेन देखा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। टू बी अलाइन अलोंग अ रोलिंग टेरेन विथ अ रोलिंग मिनिमम रेडियस हैविंग रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph, अज्यूम नेसेसरी डाटा एज पर IRC, ठीक है। तो देखिए इसमें अपन को कुछ नहीं दे रखा, इसमें केवल n का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और V का वैल्यू दे रखा है। अब अपन को यहाँ पे 2 वैल्यू कैलकुलेट करनी है या अज्यूम करनी है, मानना है। एक आ जाएगा अपने पास में R, ठीक है, रेडियस, और दूसरा आ जाएगा L, व्हील बेस लेंथ, ठीक है। तो IRC के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम व्हील बेस लेंथ हो सकती है वो 7 मीटर है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा R। तो R के लिए मैंने बताया था R मिनिमम रूलिंग रेडियस होता है, उसका वैल्यू निकलता है V²/127 E + F। जब उनकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे E + F की, और डिजाइन स्पीड 80 की जगह 80 + 16 उसमें आ जाएगा मिनिमम, तो ठीक है। तो 96 kmph ले लेंगे तो वहाँ से R मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा। रेडियस का वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास में वाइडनिंग आ जाएगा। फिर टोटल विड्थ पूछा है इसमें, तो टोटल विड्थ कितना हो जाएगा, एक्चुअल विड्थ या फिर कहते हैं IRC विड्थ प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो IRC विड्थ कितना होता है 2 लेन के लिए, 7 मीटर प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो
तो ऐसे करके अपन इसमें टोटल विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है हॉरिजॉन्टल ट्रांजैक्शन कर्व, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ट्रांजैक्शन कर्व क्या होते हैं, स्ट्रेट अलाइनमेंट को सर्कुलर अलाइनमेंट से जोड़ने के लिए एक बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल कर्व। तो इसमें डेफिनेशन देख लीजिए आप कि when a non-circular curve is introduced between a straight and a circular curve has a varying radius which decreases from infinity at the straight end tangent end and to the desired radius of the circular curve at the other end circular point for the gradual introduction of centrifugal force is known as transitional curve, ठीक है। अब इस बात को समझिए, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है और सर्कुलर कर्व का एक नंबर होता है फाइनाइट होता है, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट पॉइंट जिसको बोलेंगे अपन टेंजेंट पॉइंट, वहाँ से लेके एक फाइनाइट रेडियस के पॉइंट तक मिलाना जिसको बोलेंगे सर्कुलर पॉइंट, कर्व पॉइंट, उनके बीच का पोर्शन होता है उसको ट्रांजिशन कर्व बोला जाता है। इसका मतलब इसका एक तरह से पर्पस होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट होते हैं सर्कुलर कर्व में उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना। अदरवाइज क्या होगा, मैंने आपको बताया कि अचानक से अगर सर्कुलर कर्व में अगर कोई ड्राइवर गाड़ी को एंटर करेगा तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाए। मिस हैपनिंग का कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज इन सर्कुलर कर्व। उसके अलावा जो आपको राइज होता है आउटर एज का जिसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन या कैंट, वो या फिर बैंकिंग, वो भी अपन को अचानक से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए अपन क्या करते हैं, सर्कुलर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पर्पस क्या है, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है, स्ट्रेट एंड जिसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट और एक रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व जिसको बोलते हैं कर्व पॉइंट, इन दोनों के बीच में जैसे यहाँ से हो जाएगा टेंजेंट पॉइंट और यहाँ से हो जाएगा सर्कुलर पॉइंट या कर्व पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो कर्व आएगा उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल कर्व, ठीक है। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजैक्शन कर्व। तो सबसे पहले आता है टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व, अवॉइडिंग सडन जर्क ऑन द व्हीकल, दिस इंक्रीज द कंफर्ट फॉर पैसेंजर्स। मैंने आपको बताया कि अगर अचानक से कोई व्हीकल स्ट्रेट पाथ में चलता अगर सर्कुलर पाथ में एंटर कर जाएगा ना तो उसको जर्क लगेगा। जर्क का कारण हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, पहली बात तो ये हो गई। तो उससे क्या होगा, पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट होगा। तो इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स ये प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज होगा वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो सके, पहली बात तो ये। दूसरा, टू इनेबल द ड्राइवर टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर हिज ओन कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। अब अगर मान लीजिए उसको जैसे सर्कुलर कर्व में आएगा तो ट्रांजिशन कर्व में क्या होगा, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होता है उसका, ठीक है। तो जो ड्राइवर के लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा स्टीयरिंग को ग्रेजुअली उसको घुमाना और कंफर्ट और सिक्योरिटी के साथ में कि वो उसमें अकोमोडेट हो जाए, उसका जो स्पीड है उसके हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सके। अचानक से आएगा तो ड्राइवर हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए व्हीकल और वो सर्कुलर कर्व से बाहर चला जाए, ठीक है। तो दो बातें हो गई, सिक्योरिटी पर्पस हो गया, कंफर्ट पर्पस हो गया। तीसरा गया टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। मैंने बताया था आपको कि जो सुपर एलिवेशन होता है जो सर्कुलर कर्व में पूरा होता है, समझ रहे हो कि सर्कुलर कर्व में जो स्पीड आती है, रेडियस आती है, उसके हिसाब से ई का वैल्यू आएगा। जैसे मान लो 7% आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होगा, आपको जो 7% देना है वो अचानक से दोगे तो क्या होगा, एक तरह से स्टेप क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। प्लेन में तो कुछ नहीं रहेगा और सर्कुलर कर्व में 7% दे दिया, ठीक है। तो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, जो व्हीकल आएगा उसको क्या लगेगा, एक तरह से जर्क लगेगा उसको, जैसे मतलब होता है ना उसके जंप का काम करेगा वो, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी अभी मैंने बताया कि जो ट्रांजेक्शनल कर्व होता है वहाँ से जो जिसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट, वहाँ से शुरू होके जो कर्व पॉइंट होता है वहाँ तक अपन को फुल देना होता है और थ्रू आउट द सर्कुलर कर्व वो पूरी चलती है, ठीक है। तो इसका भी इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो ट्रांजेक्शन कर्व का वो पर्पस भी रहता है। टू एनहेंस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड, और देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे अचानक से अगर कर्व दे देंगे तो वो ख़राब लगेगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा। और एक बात याद रखिए आप, अगर कोई चीज़ एस्थेटिकली अच्छी नहीं लगती है स्ट्रक्चर के केस में तो लोग बाग उसको यूज़ करना कम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एस्थेटिक अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज इन केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल जो पार्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पैसेंजर आएगा या जो व्हीकल होगा, रोड यूज़र होगा,
उसकी सेफ्टी और उसके बाद में कंफर्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए रोड यूज़र ही सेफ़ नहीं है या उसको कंफर्ट ही नहीं है तो वो रोड यूज़ करेगा ही क्यों, है कि नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कल अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।